वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉग्निटिव। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11th की आज की वीडियो है ये, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रेडिशनल रूल, या जिसे आप लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जब हम लोगों ने उसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल रूल 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ट्रेडिशनल रूल 3 पार्ट्स में डिवाइड था, रियल में था, पर्सनल में था एंड नॉमिनल में था। इन्हीं 3 पार्ट्सों में तो डिवाइड था ना, इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड था ना, रियल में था, पर्सनल में था और नॉमिनल में था। रियल सब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। रियल सब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक होता है टेंजिबल, एक था इनटेंजिबल। पर्सनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नेचुरल पर्सनल, और क्या था, आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, और क्या था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और नॉमिनल को मैंने कहा था कि इसमें इनकम एंड गेन्स ले लीजिए और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ले लीजिए। यही तो मैंने आपको बोला था, इनकम्स एंड गेन्स ले लीजिए और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ले लीजिए। तो इन तीनों के मैंने आपको रूल बताए थे, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसका रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को कर दो डेबिट, जाने वाले को कर दो क्रेडिट। पर्सनल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही था ना। और नॉमिनल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जो है डेबिट कर दीजिए, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर दीजिए। मैंने आपको यही बताया था ना, ये रूल याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी आप कुछ याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन इन रूल्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हम डिस्कशन करेंगे। इस अकाउंट का हम आज डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और बिना इस अकाउंट के तो अकाउंटिंग करना इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न रूल समझेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग को करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को समझने से पहले हम लोग मॉडर्न रूल समझ लेते हैं कि मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल क्या है। देखिए, मॉडर्न अकाउंटिंग का जो रूल है, जो मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल है, मॉडर्न अकाउंटिंग का जो रूल है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लायबिलिटी, पहला है लायबिलिटी, या मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप कहोगे इसका सीक्वेंस है, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस से इसको लिखिए। इनकम, मैंने उसको भले एक सीक्वेंस में रख दिया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों इस सीक्वेंस को रखा है मैंने। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट एंड एक्सपेंसेस। तो कम ऑन टू द टॉपिक। क्या था, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंसेस। ये है मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल, ये है मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल, और इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
लाइबिलिटी इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है इसका? क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा, इनकम इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, asset is always having a debit balance, asset is always having a debit balance, expenses is always having a debit balance। तो अब क्या इन्हीं पांच रूल से अकाउंटिंग मेरी सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल इन्हीं 5 रूल से आपकी अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। और बीच बीच में अगर आप ट्रेडिशनल लगा दोगे तो क्या ही कहने। अगर दोनों अकाउंटिंग रूल आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि मतलब बस समझ लीजिए आपकी उंगली यूं थी और आपने यूं कर दिया। दिस इज अकाउंटिंग। अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो आपको अकाउंटिंग करने में मास्टरी कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत बढ़िया अकाउंटिंग करेंगे और आपको अकाउंटिंग में इतना मजा आने वाला है कि आप पूछिए नहीं। लेकिन बस ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए बात आती है, क्या बात आती है कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस जो है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस जो है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस जो है, एसेट का जो डेबिट बैलेंस है और एक्सपेंसेस का जो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी लायबिलिटी की एंट्री करेंगे हम लोग, कोई भी चीज अगर लायबिलिटी होगी उसकी एंट्री करेंगे तो जब भी एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री को हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम की जो भी एंट्री करेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल की जो भी एंट्री होगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अभी लेजर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेजर पोस्टिंग में भी सेम यही होता है। एसेट में जो भी एंट्री होगी उसको डेबिट में लिखेंगे और एक्सपेंसेस की जो भी एंट्री होगी उसको डेबिट में लिखेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी, आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें एसेट क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, इनकम डेबिट हो जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। तब तो आप कहेंगे कि अरे सर ने तो बताया था कि मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट होता है, इसका डेबिट होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, तो ये डेबिट क्यों हो रही है? तो देखिए अकाउंटिंग में कभी भी कटिंग नहीं होती है कि हम जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एंट्री पास करी, जैसे मान लीजिए मैंने एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, मैंने ये एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, मैंने इस एंट्री को पास किया। अब आप देखिए कि इस एंट्री को मैंने पास किया, कैश एक एसेट है, रोहन एक पर्सनल अकाउंट है। अभी मॉडर्न पर भूल जाते हैं, रोहन एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। तो अभी इसको मान लेते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये लायबिलिटी है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लायबिलिटी है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए मुझे इसी एंट्री को ये ना करके मुझे एंट्री करनी थी रोहन डेबिट टू कैश, मुझे ये एंट्री करनी थी, मुझे एंट्री ये वाली करनी थी, लेकिन हो गई ये एंट्री, ठीक। मुझे एंट्री ये वाली करनी थी लेकिन हो गई ये एंट्री क्यों हो गई? क्योंकि हम लोगों को याद था कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं, अगर मेरी एसेट कम होगी तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी, अगर एसेट कम होगी तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी, और अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट से उसको और बढ़ा देंगे। एक्सपेंसेस अगर मेरे बढ़ेंगे तो उनको हम डेबिट कर देंगे, अगर एक्सपेंसेस मेरे कम होंगे तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से ये भी है, लायबिलिटी अगर मेरी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी अगर मेरी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी लायबिलिटी। इनकम मेरी अगर बढ़ेगी तो इनकम क्रेडिट होगी, इनकम अगर मेरी घटेगी तो इनकम डेबिट हो जाएगी, कैपिटल मेरी बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट होगी,
और कैपिटल अगर मेरी घटेगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो मतलब इसका डेबिट बैलेंस होने का क्या मतलब है और इसका क्रेडिट बैलेंस होने का क्या मतलब है? इसका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। अगर इसका डेबिट बैलेंस हो रहा है तो ये घट रही है, ये घट रही है और ये भी घट रही है। ठीक है, अगर और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो ये घट रही है और ये घट रही है। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये बढ़ रही है, अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो ये घट रही है। अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो एसेट बढ़ रही है, अगर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है तो एसेट बढ़ रही है, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस एसेट घट रही है। यहां पे मेरी एसेट घट रही है और यहां पे मेरी एसेट बढ़ रही है। यहां पे कैश मेरा आ रहा है, यहां पे कैश मेरा जा रहा है। तो कैश आ रहा है तो डेबिट हो गया, जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। तो ये मॉडर्न अकाउंटिंग के जो रूल हैं इसको समझना पड़ेगा। इसके खाली बैलेंसेस को समझ लीजिए और उसके वाइसे वर्सा में जो भी चीजें होती हैं, अगर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, अगर चीजें घट या बढ़ रही हैं। तो ये मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिएगा और इसी पर आप अकाउंटिंग होगी। ठीक है, इसी पर अकाउंटिंग होगी। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप अपना वादा निभाऊंगा कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ाने को कहा था और यह भी बोला था कि जिसके बिना जिसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो अब मैं अपना वादा निभाऊंगा और आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अपना तन मन दोनों यहीं पर रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फ्री के वीडियोस चल रहे हैं तो धन तो लग ही नहीं रहा है ना। जहां धन लगता है वहां तन मन दोनों लग जाता है, लेकिन अभी आपका धन तो लग नहीं रहा है, तो तन मन तो लगेगा नहीं, लेकिन तन मन लगाना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, धन नहीं लग रहा है, धन नहीं लग रहा है, बहुत खुश नसीबी है तुम्हारी कि धन नहीं लग रहा है, तो तन मन लगा करके पढ़ लो। जिस दिन धन लगना शुरू हो जाएगा उस दिन तन मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। समझ में आई बात? चलो देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो लिखते हैं हेडिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि नाम है इसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल अकाउंट मैंने बताया था इज ऑलवेज रिलेटेड विद पर्सन। तो देखिए, किसी पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए लिखा है पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स। तुमको राम एंड सन्स की बुक्स में एंट्री पास करनी थी। सबसे पहला पॉइंट दिया है, राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश, started business with a cash ₹20,000। 20,000 से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे एक बात बताना, प्रैक्टिकली सोचना, ये हैं आप, छोटू से, बाल स्पाइक हैं आपके, क्यों? क्योंकि आपको स्पाइक्स रखना बहुत पसंद है। पेट आपका निकला जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में खाते खाते तो मोटा गए हो तुम सब लोग। घर पे बैठे थे, पापा के पास था पैसा, पापा के पास मान लेते हैं 20,000 रुपए थे। तुम्हारी नजर पड़ गई, पापा के पैसे पे तो नजर पड़ती है ना तुम लोगों की, नालायक हो ना एक नंबर के। पापा के पैसे पे पड़ गई नजर, तुमने कहा ये पापा का पैसे है, ये पापा का पैसा है। तुमने पापा से कहा पापा मुझे 20,000 रुपए दे दो। पापा ने कहा क्यों, क्या करोगे? 20,000 का क्या करोगे? तुमने कहा कि एक छोटा सा
दिमाग तो क्योंकि तुम लोगों का बहुत चलता है, दिमाग चलता है इसीलिए तो 11th में हो और इसीलिए अकाउंट्स लिए हो, इसीलिए तो दिमाग चलता है, इसीलिए कॉमर्स लिए हो। तुमने कहा पापा पापा कोरोना चल रहा है, पापा ने कहा हाँ चल तो रहा है, तुम भी उसके साथ चल पड़ो। तो तुमने कहा कि पापा मुझे सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करना है। किसका? सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा ने कहा यार लड़का का तो हम नालायक समझते थे, ये तो यार बहुत अच्छा आदमी निकला। तो तुमने कहा पापा मुझे सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करना है, पापा ने कहा कि चलो ठीक बेटा तुम्हारी बात मान ली, कोरोना में ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। तुमने उठाया पापा का पैसा और सैनिटाइजर के बिजनेस में लगा दिया। किसमें लगा दिया? सैनिटाइजर के बिजनेस में लगा दिया। 20,000 रुपए के तुमने सैनिटाइजर खरीद डाले, 20,000 रुपए के सैनिटाइजर खरीद डाले और इसको जो है अपनी शॉप में रख लिया, इसको अपनी शॉप में रख लिया और अब बेचना चालू कर दिया। मास्क वास्क लगा करके बढ़िया पीपीई किट पहन करके तुमने बेचना चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी कहानी मैंने बताई तुमको, इस कहानी में देखो एक्सट्रैक्ट क्या निकला। इस कहानी का एक्सट्रैक्ट ये निकला कि तुमको सैनिटाइजर का बिजनेस करने के लिए अमाउंट कितना लगा, ₹20,000 लगा कि नहीं लगा? ये जो अमाउंट तुमको 20,000 लगा, ये तुमने उठा करके बिजनेस में लगाया। ये अमाउंट तुमने उठा करके किस में लगाया? बिजनेस में लगाया ना। ये अमाउंट तुमने उठा करके बिजनेस में लगाया। और जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाया जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, whatever amount is being indulged in a business to grow the business is known as capital। उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। तो इसी चीज को हमें समझना था कि ये नया वर्ड कैपिटल आया कहां से। तो ये नया वर्ड ये यहां से आया कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी पैसा लगता है, whatever amount is spending in to start a business is known as capital। whatever amount is spending to make a business grow is also known as capital। मान लीजिए आपको इस धंधे से प्रॉफिट हुआ, दिमागी तो थे ही, 20,000 का सामान 40,000 में बेच दिए, तुमको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तुमको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब तुमने क्या किया, इसमें से 10,000 रुपए अपने पापा को दे दिए, 10,000 तुमने अपने पापा को दे दिए और रिमेनिंग 10,000 तुमने अपने बिजनेस में फिर से लगा दिया, बिजनेस में अगेन फिर से लगा दिया। तो क्या हुआ पता है? तुमने 10,000 से अपनी कैपिटल को फिर बढ़ा दिया। अब तक तुम्हारी कैपिटल मात्र 20,000 थी, अब तुम्हारी कैपिटल 20 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 30,000 हो गई। मतलब धंधे में लगा दिया आपने पैसा। तो धंधा शुरू करने में पैसा लगाया जाए या धंधे को बढ़ाने में पैसा लगाया जाए या इस तरीके से पैसा लगाया जाए कि धंधा ग्रो करना स्टार्ट कर दे, वो सब पैसा कैपिटल में आता है। अब कैपिटल में क्यों आता है ये बात समझिएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बेसिस पर आता है। किसके बेसिस पर आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बेसिस पर आता है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, तो आइए इसको ट्रेडिशनल वाले रूल से इसको सॉल्व करते हैं। इसको ट्रेडिशनल वाले रूल से सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको कभी एक मत समझिएगा। ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको कभी एक मत समझिएगा, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बोथ आर द सेपरेट थिंग्स, बोथ आर द सेपरेट पर्संस, बोथ आर द सेपरेट वंस, एनीथिंग यू कैन से दैट, कि दोनों लोग अलग हैं, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो मेरे बच्चों आइए इसी को हम यहां पर करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स। राम एंड सन्स एक बिजनेस है
और इसको इसको कर रहे हैं कौन? राम और उसके बेटे श्याम, नॉट श्याम, राम के बेटे का नाम लवकुश था। तो राम और लवकुश मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, राम और लवकुश मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और बिजनेस का नाम है राम एंड सन्स। मैंने क्या बताया? राम बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैश। मुझे बताओ, राम एंड सन्स ने तो पैसा लगाया, इनके पास से पैसा गया, ठीक है, इनके पास से मनी गया, ठीक है, इनके पास से पैसा गया, लेकिन बिजनेस के पास क्या हुआ? इनके पास से बिजनेस गया, सॉरी, इनके पास से पैसा गया और इन्होंने किस में लगाया? बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में पैसा आया ना, बिजनेस में पैसा आया मतलब बिजनेस में कैश आई, बिजनेस में पैसा आया मतलब बिजनेस में कैश आई। और अगर बिजनेस में कैश आई है तो इसका क्या मतलब है? हमें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? हमें बिजनेस की बुक्स में एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से आया है? 20,000 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000। देखिए, राम और लवकुश के पास से तो पैसा गया है, लेकिन पैसा लगा किसमें है? बिजनेस में। और हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम राम एंड लवकुश की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम राम एंड सन्स की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, मतलब उनके बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो जब बिजनेस की बुक्स में एंट्री करेंगे तो ये मानेंगे कि ये बिजनेस एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको चला रहे हैं राम और लवकुश। मैंने बताया था ना, आर्टिफिशियल पर्सन, ये रजिस्टर हुए हैं अंडर कंपनीज एक्ट या अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या किसी भी एक्ट के अंडर में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अब बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस के पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। मुझे एक बात बताना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा दिया किसने? पैसा दिया किसने? पैसा दिया राम एंड लवकुश ने। पैसा किसने दिया? राम एंड लवकुश ने। तो चलिए, अगर पैसा राम एंड लवकुश ने दिया तो राम और लवकुश क्या है? एक पर्सन है कि नहीं है? राम और लवकुश एक पर्सन है ना। अब पर्सन का रूल क्या होता है? पर्सन का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। मेरी बुक्स में जो रिसीव हो रहा है, मतलब बिजनेस की बुक्स में जो रिसीव हो रहा है, उसको कर दो डेबिट और क्रेडिट कर दो गिवर को। जो देने वाला है उसको कर दो क्रेडिट। तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स कर दो, या राम एंड लवकुश कर दो, दोनों एक ही चीज है। राम एंड सन्स 20,000 एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री नहीं पास होगी। ये एंट्री नहीं पास होगी क्योंकि बिजनेस कहता है मैं कभी भी अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं। बिजनेस क्या कहता है? मैं कभी भी अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं। तो जब मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? अब बात आती है कि क्या लिखता हूं। अब मुझे बताइए, टू राम एंड सन्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट हुआ, क्योंकि राम एंड सन्स देने वाले हैं, ये दे रहे हैं पैसा। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस बुक्स में ये देने वाले हैं इसलिए क्रेडिट हुए हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल से अगर हम इसको सोचें, अब इसको हम मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल से अगर सोचें तो देखिए, कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और किसी भी चीज को बढ़ाना है, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कैश आ रही है तो उसको कर दो डेबिट। तो मॉडर्न अकाउंट्स के रूल से तो डेबिट हो गया। राम एंड सन्स बिजनेस कहता है कि मैंने मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस ने कहा कि अगर मैंने पैसा लिया है, बिजनेस ने कहा अगर मैंने पैसा लिया है तो मैं जो है इसको वापस करूंगा, मैं जो है इसको वापस करूंगा। और किसको दूंगा? राम एंड सन्स को दूंगा। तो राम एंड सन्स बन जाएंगे मेरे क्रेडिटर। क्या बन जाएंगे? मेरे क्रेडिटर। राम एंड सन्स मेरे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। बिजनेस कहेगा
कि मुझे आपको पैसा देना है, आप बन जाइए मेरे क्रेडिटर, मतलब आप मेरी लाइबिलिटी बन जाइए। आप मेरी क्या बन जाइए? लाइबिलिटी बन जाइए। और जब आप मेरी लाइबिलिटी बनेंगे तो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां राम एंड सन्स पैसा दे रहे हैं तो क्या बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही है? जी हां, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, इसीलिए इसको क्रेडिटर बना देते हैं। और ये कहा जाता है कि आगे चल के, बिजनेस कहता है कि आगे चल के मैं इस पैसे को आपको वापस करूंगा, जिस तरीके से पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपने अपने पापा को 10,000 रुपए वापस किए थे ना, उसी तरीके से जब ये प्रॉफिट जनरेट करेगा तो जो भी क्या कहते हैं पैसा लगा रहा है वो अपना पैसा निकालेगा, एंड इट इज बट ऑब्वियस कि वो अपना पैसा निकालेगा। और जब वो अपना पैसा निकालेगा तो सीधे सीधे बोला जाएगा, बिजनेस कहेगा कि आप हमारी लाइबिलिटी हैं और फ्यूचर में हमें ये फर्ज बनता है, ये हमारा दायित्व है कि हम आपको पैसा वापस करें। तो इसीलिए राम एंड सन्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये एंट्री कर दी ना तो भैया 0 मार्क्स पाओगे, तुरंत मार्क्स कट जाएगा। ये एंट्री सही है लेकिन इसको करा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस कहता है कि मैं कभी अपने मालिक का नाम नहीं लेता हूं। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया बिजनेस ने? बिजनेस ने कहा कि मैं अपने मालिक का नाम कभी नहीं लेता हूं और ना ही लूंगा। कभी भी मालिक निकालेगा, बैठाएगा, पैसा लगाएगा, मालिक का नाम कभी नहीं लिया जाएगा, मालिक का नाम कभी नहीं लिया जाएगा। तो भैया क्या लिखा जाएगा यहां पे? मैंने बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस स्टार्ट करने में जो मालिक पैसा देता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहां पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20,000 से। तो राम एंड सन्स क्रेडिट ना होकर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। राम एंड सन्स क्रेडिट ना होकर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये इस वजह से होगा क्योंकि बिजनेस कहता है कि मैं अपने मालिक का नाम कभी नहीं लेता हूं और कभी नहीं लूंगा, इस वजह से यहां पे कैपिटल अकाउंट आएगा। मुझे बताओ क्या ये कैपिटल अकाउंट राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? रिप्रेजेंट, क्या ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है राम एंड सन्स को? जी हां, कर रहा है। दिमाग की बत्ती चली? नहीं जली ना? मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। समझ में आई बात? दिमाग की बत्ती जलाइए। इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है क्योंकि बिजनेस कहता है कि मैं अपने मालिक का नाम कभी नहीं लूंगा, इसीलिए यहां पे राम एंड सन्स की जगह कैपिटल अकाउंट आएगा। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। आगे चल के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे चल के मैं बहुत से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आप देख लीजिए। एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपके सामने आ गया है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अब आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोले दे रहा हूं, इन सब की डेफिनेशंस नहीं होती है यार, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो डेफिनेशन तुमको लिखना है तो लिखो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स द पर्सनल अकाउंट ऑफ अ पर्सन। पर्सनल अकाउंट ऑफ अ पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमेशा एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के, जिससे कि आपको आगे चल करके ये कभी ना हो कि मुझे जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल समझाया, इसीलिए मैंने आपको क्या कहते हैं प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि अभी क्वेश्चंस को मत स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर से क्वेश्चंस जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा
कि हो क्या रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सब क्या होता है सब अभी बताऊंगा यार। ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम और हाँ इनकम रिसीवेबल, बस एटसेट्रा, इतना लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए बहुत हैं। अभी इस पर पूरा एक लेक्चर बनेगा, इस पर पूरा एक लेक्चर बनेगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर पूरा एक लेक्चर बनेगा, लेकिन लेक्चर ही लेक्चर करोगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी तो सॉल्व कर लिया जाए। तो आइए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सिया राम्स एंड सन्स। लो भैया सिया राम्स एंड सन्स की ही बात हो गई। अभी तक हम राम्स एंड सन्स की बात कर रहे थे, यहां पे सिया राम्स एंड सन्स हो गया। ये है पहला इलस्ट्रेशन और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लीजिए या दूसरे मोबाइल से करके फोटो खींच लीजिए और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। जब तक कि मैं एक कॉलम बना देता हूं तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब मैं क्वेश्चन का कॉलम बना देता हूं और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो फटाफट चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैं जो कॉलम बनाने जा रहा हूं आपके सामने उसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं पहली और आखिरी बार ये कॉलम बनाऊंगा, इसके बाद मैं कॉलम नहीं बनाऊंगा। क्लास 11th के बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पहली और आखिरी बार ये कॉलम बना रहा हूं, इसके बाद ये कॉलम नहीं बनाऊंगा। देखिए ये कॉलम बना, चलिए ये कॉलम आपको दिख गया ना। इस कॉलम में जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है डेट की। किसकी हेडिंग होती है? डेट की। और यहां पर ऊपर हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सियाराम्स एंड सन्स। इसको लिखेंगे जरूर, इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का। तीसरा कॉलम किस चीज का होता है? लेजर फोलियो का। चौथा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट का और पांचवा कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट का। ये पांच कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये पांच कॉलम्स होते हैं और इन्हीं पांच कॉलम से एंट्री होगी। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखिए जनवरी 1 की एंट्री क्या है। 2019 जनवरी 1, 2019 जनवरी 1।
ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। 2019 जनवरी 1, सिया राम्स एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ₹50,000। सिया राम्स एंड सन्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कैश लगाई ₹50,000। तो देखिए, सिया राम्स एंड सन्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो कैश लगाई ₹50,000। ये जो कैश लगाई है, ये जो कैश लगाई है, ये किसने लगाई है? ये लगाई है सिया राम्स एंड सन्स ने। ये किसने लगाई है? सिया राम्स एंड सन्स ने। मुझे एक बात बताइए, सिया राम्स एंड सन्स के पास से कैश गई कि कैश आई? सिया राम्स एंड सन्स के पास से कैश गई कि कैश आई? अरे मेरे मालिक, इन्होंने कैश लगाई है तो इसका मतलब इनके पास से कैश गई होगी, और गई होगी तो क्या उड़ गई होगी? है, वेदर इट इज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड? नो बेबी नो, इट इज नॉट फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। ये अगर कैश गई है तो इसका मतलब है बिजनेस में कैश आई है, बिजनेस में कैश आई है, आई है चिट्ठी आई है। इसी तरह कैश आई है, और अगर बिजनेस में कैश आई है तो आ जाइए, कैश क्या होती है? मैंने आपको बताया था, हर वो चीज जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए दैट इज नोन एज एसेट। एसेट है तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। हाउ जोश? हाय सर, है ना? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, दिमाग खोलिए, लगाइए रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आई है तो कैश को कर दो डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट। टुक 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 टुक, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से कैश अकाउंट डेबिट होगा? अभी बताते हैं। कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। लेजर फोलियो का कॉलम क्यों बना? नालायकों चुप, अभी बताएंगे लेजर फोलियो का कॉलम क्यों बना। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से, और ये 50,000 से मैंने कैश को डेबिट कर दिया है। मुझे बताइए, सिया राम्स एंड सन्स ने कैश लगाई है, इसका मतलब बिजनेस में कैश आई है, और बिजनेस में कैश आई है तो बिजनेस कहेगा ओ सिया राम एंड सन्स, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम बन जाओ मेरे क्रेडिटर। क्या बन जाओ? मेरे क्रेडिटर। मैं तुम्हें पैसा वापस करके दूंगी, मैं तुम्हें पैसा वापस करके दूंगी। तुम बन जाओ मेरे क्रेडिटर, मतलब तुम बन जाओ मेरी लाइबिलिटी, मतलब तुम बन जाओ मेरी लाइबिलिटी। मुझे बताइए, क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है, जिसे बिजनेस को पैसा देना होता है, ठीक है, जिसे बिजनेस को पैसा देना होता है। हिंदी में इसे कहते हैं देनदार, ठीक है। देने वाला मतलब मुझे इसे देना है और उसने मुझे दिया है, इसलिए उसको देनदार कहते हैं। तो बिजनेस कहेगी तुम मेरा क्रेडिटर बन जाओ, और क्रेडिटर बनेगा तो तुरंत पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट कर दो इस क्रेडिटर को, इस सिया राम्स एंड सन्स को। लेकिन फिर एक जो है नाटक खड़ा हो जाता है कि बिजनेस कहता है मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लिखना मेरे लिए पाप है, ये लिखना मेरे लिए पाप है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो टू कैपिटल अकाउंट ऑफ क्रेडिट में डाल दीजिए 50,000 रुपए। कितना? 50,000 क्रेडिट में डाल दीजिए, और यहां पे लिखिएगा नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड being business started with cash। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? और यहां से एक लाइन आप खींच देंगे, being business started with cash। आइए और आइए इसको मॉडर्न रूल से समझते हैं, आइए इसको मॉडर्न रूल से समझते हैं।
सिया राम्स एंड सन्स ने पैसा लगाया तो पैसा बिजनेस में आया, पैसा बिजनेस में आया। कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और यहां पर कैश आ रही है, यहां पर कैश आ रही है। इसका मतलब हमारी एसेट बढ़ रही है और हमारी एसेट बढ़ रही है तो एसेट को कर देंगे डेबिट, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया मॉडर्न रूल से। उसके बाद क्या कह रहा है कि सिया रामसन, बिजनेस कह रहा है सिया राम्स एंड सन्स मैं तुम्हें पैसा दूंगा, सिया राम्स एंड सन्स मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अगर मैंने तुम्हें पैसा दिया है तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुम मेरी लाइबिलिटी हो, और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां पर सिया राम्स एंड सन्स लाइबिलिटी बन जाएगा, लेकिन बिजनेस कहता है कि मैं अपने मालिक का नाम नहीं लिखता हूं, तो यहां पे टू कैपिटल हो जाएगा। और याद करो मैंने बताया था कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। लिखाया था कि नहीं लिखाया था, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां पे ये भी कंसेप्ट लगेगा कि ये मेरी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहां पे ये भी कंसेप्ट लग जाएगा। लेकिन 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 जब कैपिटल मुझे उसमें दिया है, क्या कहते हैं मॉडर्न रूल में, तो डायरेक्टली मैंने कैपिटल लिख दिया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहां पे टू कैपिटल हो गया। आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़िए फटाफट, परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री आई परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने से खरीदा है मैंने, 20,000 से खरीदा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, मुझे बताओ जल्दी से जल्दी मुझे बताओ परचेज गुड्स किया है। जब भी गुड्स को परचेज करेंगे, जब भी गुड्स को परचेज करेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप गुड्स मतलब माल, माल को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, आप अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, आप अपने स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, आप माल खरीद रहे हैं। और जब भी आप माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, आपके पास क्या आया, आपके पास स्टॉक आया, आपके पास क्या आया, आपके पास स्टॉक आया, तो एंट्री मैंने पास करी स्टॉक अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री पास करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक लिया है मैंने, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, किससे खरीदा है, कैश से खरीदा है। कैश क्या है, कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा और कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर कैश आ रही, कैश जा रही, अरे भैया माल खरीदोगे, मान लो तुम ये मार्कर खरीदने गए, ये मार्कर खरीदने गए और इसी मार्कर का तुम बिजनेस कर रहे हो, तो इसको जब तुमने खरीदा किसी से तो तुमने उसको पैसे भी तो दिए होंगे, तो कैश आई कि कैश गई, कैश गई यहां पर, इसीलिए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और 20-20 हजार से इसको लिख देंगे। लेकिन जब भी माल खरीदते हैं, जब भी माल खरीदते हैं तो कभी भी स्टॉक नहीं लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं, तो लिखते क्या है भैया, तो लिखते क्या है, अगर मैंने स्टॉक लिखना चालू कर दिया तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक सेल करोगे तो स्टॉक नीचे कर दोगे, और जब स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे तो अब पता ही नहीं चलेगा कि एरर हुआ है कि स्टॉक बेचा गया है। इसीलिए यहां पर लिखा जाता है परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट। एंड परचेज अकाउंट डेबिट जब होता है, परचेज अकाउंट डेबिट जब होता है, परचेज एक मेरी एसेट है, परचेज क्योंकि मैंने परचेज क्या किया है, मैंने परचेज स्टॉक किया है, स्टॉक मेरी एसेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज मेरे पास आया है मतलब मैंने माल खरीदा है, ये है जनवरी 2 की एंट्री, जनवरी 2 की एंट्री। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट एकदम कोने पे लिखते हैं। टू किसके बिहाफ पे खरीदा है, टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कितना 20,000, 20,000। क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या परचेज मेरी एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने इसको, ये बढ़ रही है मेरे पास आ रही है, इसको डेबिट कर दिया। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है,
और एसेट को अगर बढ़ाना है तो कर दो डेबिट, एसेट को अगर घटाना है तो इस मार्कर की कसम खाओ और इस अपनी जिस जो भी पेन पकड़े उसकी कसम खाओ कि मैंने तुमको बताया था कि जो है जब भी एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो मैंने क्या एसेट को क्रेडिट नहीं किया? जी हाँ, मैंने एसेट को क्रेडिट किया। तो आप मार्कर की कसम खा लीजिए, अपने सर की कसम मत खाइएगा, ठीक है? क्योंकि सर में बहुत रूसी होती है तुम लोगों के, नहाते धोते तो है ना, नालायक हो एक नंबर के। आइए जनवरी 4 की एंट्री करते हैं, जनवरी 4 की एंट्री करते हैं। और जनवरी 4 की एंट्री क्या कह रही है? जोर जोर से चिल्ला रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अरे राम रे राम, ये क्या हो गया? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, मैंने सुभाष से माल खरीदा। ओ माय गॉड, तो सुभाषी से तो खरीदा है, सुभाष चंद्र बोस से थोड़ी ना खरीदा है, हैं? सुभाषी से तो खरीदा है। अरे हो सकता है कोई सुभाष हो, सुभाष चंद्र बोस थोड़ी ना। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, जोक्स अपार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से मैंने गुड्स खरीदा, सुभाष से मैंने माल खरीदा। तो याद रखिए, जब भी माल खरीदेंगे तो परचेज होगा, और परचेज जब भी होगा तो परचेज एक एसेट है, परचेज एक एसेट है, क्योंकि माल मेरे पास आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे खरीदा है माल मैंने? किससे खरीदा है माल मैंने? मैंने माल सुभाष से खरीदा है, मैंने माल सुभाष से खरीदा है। अगर मैंने माल सुभाष से खरीदा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे सुभाष को पैसे देने हैं, मुझे सुभाष को पैसे देने हैं, या अदर टर्म्स में लेकर के जाओ तो सुभाष ने मुझे माल दिया है, इन फ्यूचर में मुझे उसे कुछ ना कुछ देना है। और सुभाष ने अभी अगर मुझे माल दिया है, क्या सुभाष की बुक्स में एंट्री हो रही है? बोलिए, दिमाग खोलिए, दिमाग खोलिए, क्या सुभाष की बुक्स में एंट्री हो रही है? नहीं, सुभाष की बुक्स में एंट्री नहीं हो रही है। तो जब सुभाष की बुक्स में एंट्री नहीं हो रही है तो नाम लेने में क्या है? नाम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि फर्म कहेगी बेटा तू मेरा क्रेडिटर बन जा, तुझे मुझे पैसा देना है, तू मेरा क्रेडिटर बन जा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, टू सुभाष। जितने से भी उसने माल खरीदा, उसने कितने से माल खरीदा? 12,000 से खरीदा। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्यों हुआ अकाउंट डेबिट? क्योंकि परचेज एक एसेट है, माल मेरे पास आ रहा है, एसेट को बढ़ाना है तो कर दो डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, SUBHASH, ये मेरा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को सुभाष दे रहा है, अब बिजनेस कह रहा है तू मेरा क्रेडिटर बन जा और मुझे तुम्हें इन फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ट्रेडिशनल रूल से तो मैंने बता दिया, मॉडर्न रूल से देख लीजिए। मॉडर्न रूल से क्या कह रहा है? 12,000 का माल खरीदा है ना, मॉडर्न रूल से क्या कह रहा है? मॉडर्न रूल से कह रहा है कि परचेज मेरी एक एसेट है, परचेज मेरी एक एसेट है, और परचेज अगर मेरी एक एसेट है तो एसेट जब भी आ रही है तो उसको कर दो डेबिट। और सुभाष मेरा एक क्रेडिटर है, मतलब मेरी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है मतलब मुझे इसको पैसा देना है, मतलब इसको कर दो क्रेडिट। इन फ्यूचर कभी भी मुझे इसे पैसा देना पड़ सकता है। बीइंग, नरेशन डालिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, गुड्स को मैंने सुभाष से खरीदा। देखिए किसी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन हमको पता है कि आपके जो है बहुत ज्यादा नौटंकी मचती है दिमाग में, लगाना चाहोगे, कहोगे हम लगाएंगे तो है, सर ने मना किया तो क्या है। तुम जैसे नालायकों के लिए एक है, अपॉस्ट्रॉफी S लगा दो और फिर बगल में अकाउंट लिख दो, गलत नहीं होगा। लेकिन सुभाष अकाउंट लिख दिया तो उठा करके टीचर नंबर काट देगा, ठीक है? अपॉस्ट्रॉफी S लगा करके अकाउंट लिख सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और जनवरी 5 की एंट्री करते हैं, जनवरी 5 की एंट्री करते हैं। और जनवरी 5 की एंट्री में क्या लिखा है? जनवरी 5 की एंट्री में लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। जनवरी 5 की एंट्री में लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश।
मुझे एक चीज बताओ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मुझे एक चीज बताओ, क्या सिया राम्स एंड सन्स फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है? क्या सिया राम्स एंड सन्स फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अगर फर्नीचर का ये बिजनेस कर रहा होता तो साफ साफ लिखा होता सिया राम्स एंड सन्स आर डूइंग द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। सिया राम्स एंड सन्स आर डूइंग द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। तो अगर सिया राम्स एंड सन्स फर्नीचर का बिजनेस कर रहा होता और अगर ये फर्नीचर खरीद रहा होता, अगर ये फर्नीचर खरीद रहा होता तो क्या होता? ये फर्नीचर इसके लिए माल बन जाता, इसके लिए स्टॉक बन जाता, इसके लिए स्टॉक बन जाता। लेकिन ये फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है, इसलिए फर्नीचर इसके लिए स्टॉक नहीं है, फर्नीचर इसके लिए एक असेट है। स्टॉक इज ऑल्सो एसेट, लेकिन ये इसका बिजनेस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इसके नाम से बुलाएंगे, इसीलिए इसको नाम से बुलाएंगे। स्टॉक इज ऑल्सो एसेट, लेकिन उसको हम परचेज से डिनोट करेंगे। यहां पे ये फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया था फर्नीचर इज अ एसेट, फर्नीचर एक एसेट होती है। अगर ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा होता तब भी एसेट होती, बस फर्क इतना था कि फर्नीचर की जगह परचेज लिखते, क्योंकि परचेजिंग हो रही है। और जब एसेट आती है तो उसको कर दो डेबिट, एसेट आती है तो उसको कर दो डेबिट। तो फर्नीचर, तो एसेट आती है तो उसको कर दो डेबिट, और जब डेबिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। काहे से फर्नीचर खरीदा है? कैश से खरीदा है कि नहीं खरीदा है? फर्नीचर किस चीज से खरीदा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैंने कैश से फर्नीचर खरीदा है ना, और 6000 का फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे पास कैश आई कि कैश गई? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कैश आई कि कैश गई? नालायकों, बोल नहीं रहे हो। कैश गई। फर्नीचर अगर खरीदा है तो कैश जाएगी, और अगर कैश जाएगी तो कैश एक असेट है, और अगर कैश जाएगी तो क्या हुआ? कैश जाएगी तो जाएगी, और जाएगी तो वो क्रेडिट होगी, क्योंकि एसेट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, एंड व्हेन इट इज going or when it is decreasing, then it spontaneously, it instantly become the credit. So to cash account being furniture purchased, being furniture purchased for कैश। हमने फर्नीचर खरीदा कैश से। हमने फर्नीचर किससे खरीदा? हमने फर्नीचर खरीदा कैश से। कितने का फर्नीचर कैश से खरीदा? हमने 6000 का फर्नीचर कैश से खरीदा। तो एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास फर्नीचर आया है, फर्नीचर एक असेट है, फर्नीचर एक एसेट है, और एसेट जब भी आती है तो वो क्या होती है? वो डेबिट होती है। एसेट जब भी आती है तो वो क्या होती है? एसेट डेबिट होती है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या आपको यहां तक एंट्री समझ में आई? जनवरी 5 तक की एंट्री समझ में आई? इसको फटा। क्या आपको ये जनवरी 5 तक की एंट्री समझ में आई? क्या आपको ये जनवरी 5 तक की एंट्री समझ में आई? हाँ, आ गई होगी, आ गई होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पेज खत्म हो जाता है एंट्री करते वक्त, क्लास 11th के लिए है, मान लीजिए आपका पेज खत्म हो गया एंट्री करते वक्त, तो अब आप क्या करेंगे पता है? अब आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। चलिए टोटल करते हैं। 50 20 70 10 80 2 82 6 86 86,000 इधर लिखेंगे, 86,000 इधर लिखेंगे, 86,000 इधर लिखा, 86,000 उधर लिखा, और यहां पर लिखेंगे कैरीड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन बीडी, यहां पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन बीडी। और उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहां पर
आप क्या लिखेंगे? आप जैसे अब नेक्स्ट पेज पे गए, एंट्री करते हुए पेज खत्म हो गया, तो आप जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? वहां पर लिखेंगे कैरी डाउन। अभी आपने चीजें ब्रॉड करी, यहां से ब्रॉड करके टोटल करके ब्रॉड डाउन कर दिया। अब आप कैरी डाउन लिखेंगे कि मैं उधर से कैरी करके ला रहा हूं, उधर से कैरी करके ला रहा हूं। और कैरी करके मैं कितना लाया? मैं कैरी करके लाया 86,000 रुपीज। 86,000 रुपीज ये कैरी करके आप लेकर के आएंगे और यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो आप कैरी करके लाए और आपने यहां पर लिख दिया 86,000 एंड 86,000। इससे फायदा क्या होता है अभी आगे चल के आपको बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है? नेक्स्ट एंट्री कह रही है पेड कैश टू सुभाष। ओ, सुभाष को मैंने कैश पे किया। क्यों पे किया? क्यों पे किया? क्योंकि सुभाष से प्रीवियस में जाकर के देखिएगा, सुभाष से मैंने कुछ माल खरीदा था, इसके बिहाफ पे मैंने उसको कैश पे किया। तो कैश पेड टू सुभाष। मुझे बताइए, सुभाष को मॉडर्न रूल में मैंने क्या लाइबिलिटी नहीं बनाया था? क्या मैंने कहा नहीं था कि तू मेरा क्रेडिटर बन जा, तू मेरा क्रेडिटर बन जा और मैं तुझे पैसा दूंगी, फर्म तुझे पैसा देगी। तो पहले टू सुभाष था, अब सुभाष को पैसा दिया जा रहा है तो सुभाष डेबिट हो जाएगा, सुभाष डेबिट हो जाएगा। और जब सुभाष डेबिट होगा तो कितने से मैंने उसको पैसा पे कर दिया है? मैंने पैसा पे किया है उसको 8,000 रुपए। मैंने उसको पैसा पे किया है 8,000 रुपए। क्या पे किया है? मैंने उसको पैसा पे किया है ना। तो कैश आई कि कैश गई? कैश गई। कैश एक असेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को जब भी कम करना है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश 8,000। तो एंट्री क्या बनेगी? सुभाष डेबिट, सुभाष डेबिट टू कैश। सुभाष डेबिट टू कैश। कितने से? कितने से? 8,000 एंड 8,000। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। ये नरेशन बनेगा और एक लाइन खिंच जाएगी। ये किस तारीख की एंट्री थी? ये थी 10 जनवरी की एंट्री, जनवरी 10 की एंट्री थी ये। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो है जनवरी 16 की एंट्री। जनवरी 16 की एंट्री क्या कह रही है? जनवरी 16 की एंट्री कह रही है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अब इसको समझिएगा, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। और दोनों में अगर आप डिफरेंस समझ गए तो आप 30 मार्का बन गए। ये देखिए, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैंने इसको क्या किया है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहां पर लिखा है, क्या है आपका पहला पार्ट? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। और दूसरे में लिख दिया परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या है? दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या है? अरे आप गए एक
दुकानदार के पास। किसके पास गए? ये हैं आप। ये चलते चलते पहुंच गए आप एक शॉपकीपर के पास, जिसकी एक शॉप थी, उसका नाम था रवि। आपने कहा, ओ रवि, मुझे जरा बिस्किट दे दो। तुमने रवि से बिस्किट्स ले लिए। तुमने रवि से बिस्किट्स ले लिए, तुम्हारा बिस्किट्स का बिजनेस है। तुम्हारा रवि, सॉरी छोड़ दो, अभी बिस्किट्स का बिजनेस है कि नहीं है, मुझे मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझो। तुमने रवि से बिस्किट्स ले लिए। अब जब तुमने रवि से बिस्किट्स ले लिए तो क्या हुआ? तुम ऐसे करके पलट के जाने लगे। रवि ने कहा, ओ सुनो, नाम है तुम्हारा शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी का बेटा, आपका नाम है शर्मा जी का बेटा। रवि ने कहा, ओ शर्मा जी के बेटे, सुनते हो? तुम फिर पलट गए। तुमने बोला, हाँ रवि भाई बोलो। तुमने कहा, ओ शर्मा जी के बेटे, कुछ मुद्रा नहीं दोगे क्या? विल यू नॉट गिव मी एनी टाइप ऑफ कैश? तो उसने कहा, अरे भैया भूल गए थे, भूल गए थे, ये लो 500 रुपए, ये लो 500 रुपए, और आपने उसको पैसे दे दिए। इस वाले केस में क्या हो रहा है? शर्मा जी का लौंडा गया तो, शर्मा जी का लड़का गया तो, लड़का गया रवि के पास से, उसने बिस्किट्स भी खरीदे, गया बिस्किट्स खरीदे और चला आया। रवि ने कहा कि जाने दो, शर्मा जी का बेटा है, आज नहीं तो कल पैसा दे ही देगा, आज नहीं तो कल पैसा दे ही देगा। नाम यहां पर भी रवि का आया, नाम यहां पर भी रवि का आया, लेकिन रवि ने कैश की मांग नहीं करी। रवि ने कैश की मांग नहीं करी। तो जब रवि ने कैश की मांग नहीं करी है तो ये मानेंगे कि मुझे रवि को पैसा देना है, और जब रवि ने कैश की मांग कर ली तो ये मानेंगे कि मैंने रवि को इंस्टेंट कैश दे दिया। मानेंगे क्या? यही होता ही है। आदमी पैसा मांग लिया, पैसा दे दो, तो क्या आपने कैश नहीं दे दिया? आप मानोगे कि हम उसको बाद में पैसा देंगे? ऐसे तो चल चुकी जिंदगी, उधार ही रह जाएगा पूरा सबका। तो शर्मा जी के बेटे ने इधर रवि को कैश दे दिया है, और इधर शर्मा जी के बेटे ने रवि को कैश नहीं दिया है। तो बिजनेस कहेगा, बिजनेस कहेगा, क्या कहेगा? कि रवि से माल तो खरीदा, रवि से माल तो खरीदा, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन मैंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया, मैंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा, और आगे चल के मैं उसको पैसा दूंगा तो यहां पे टू रवि हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन रवि को मैंने तुरंत कैश पे कर दिया, तो यहां पे टू कैश हो जाएगा। मेरे पास से एसेट गई, एसेट आई, एसेट गई, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज मतलब मेरे पास स्टॉक आया तो मैंने लिखा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट। मैंने कैश क्यों लिखा? मैंने कैश क्यों लिखा? क्योंकि मैंने, बिजनेस ने उसको कैश दे दिया है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड फ्रॉम रवि फॉर कैश, एंड दैट इज योर नरेशन। कितने का माल खरीदा था भाई तुमने? कितने का माल खरीदा था रवि से कैश पे? 7,500, 7,500। इतने का माल आपने रवि से कैश में खरीदा था, इतना माल आपने रवि से कैश में खरीदा था। दोनों में डिफरेंस समझे? दोनों में डिफरेंस समझे? इधर शर्मा जी के लड़के ने कैश दे दिया, इधर शर्मा जी के लड़के ने कैश नहीं दिया। तो जब भी लिखा रहेगा कि कैश दे दिया तो मानेंगे कि कैश दे दिया। अगर खाली यहां पे लिखा होता परचेज्ड गुड्स, नाम ही ना दिया होता, तब क्या होता? तभी एज्यूम करते कि इसने जो गुड्स खरीदा है कैश पे खरीदा है। मान लेते कि शर्मा जी का लड़का रवि की दुकान पे नहीं गया, सनी की दुकान पे गया, जिसको वो जानता तक नहीं था।
जिसको वो जानता तक नहीं था। अब अगर आप किसी की दुकान में जाओगे और आप उसको जानोगे नहीं, अगर आप उसको जानते पहचानते नहीं हो, आप वहां से उधार नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसे करके उठाया झोला अपना और पैसे नहीं दिए तो कहेगा ए झोला रखो, फुटो यहां से। तो वही हाल होगा, अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो इसका मतलब मान लेंगे कैश पे खरीदा है। और अगर पर्सन का नाम आ गया, जैसे मान लेते हैं फ्रॉम रवि आ गया, तो तुरंत मानेंगे कि मैंने रवि से खरीदा है, लेकिन रवि को कैश नहीं दिया। लेकिन अगर उसी के बदले में लिख देंगे फॉर कैश, तो फिर मान लेंगे कि मैंने रवि से कैश में माल उठाया, अपनी जान पहचान की दुकान से कैश में माल उठाया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ओ माय गॉड, ये तो तुरंत आ गया, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। तो देखिए आपने रवि से माल खरीदा, आपने रवि से माल खरीदा। यहां पर कैश का कोई जिक्र नहीं है, शर्मा जी के लड़के ने रवि से माल खरीदा, तो एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास एसेट आ रही है, आपके पास एसेट आ रही है, और एसेट आ रही है तो एसेट को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 रवि। बिजनेस कहेगा ओ रवि, मैंने तुझसे माल तो खरीदा है लेकिन मैंने तुझे पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है तो तू मेरी लाइबिलिटी बन जा, तू मेरी लाइबिलिटी बन जा, इन फ्यूचर मैं तुझे पैसा दूंगी। तो ये लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, मॉडर्न रूल है ये। आ जाइए ट्रेडिशनल रूल पर, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज इज एन एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये डेबिट हो गई, और रवि एक पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, रवि एक पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे रवि माल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए रवि क्रेडिट हो गया। तो नेक्स्ट जो एंट्री बनी वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो एंट्री बनी, कौन सी तारीख की एंट्री है ये एंट्री है जनवरी 17 की, जनवरी 17 की। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इट इज माय एसेट दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड, और टू रवि, रवि इज माय लायबिलिटी दैट इज व्हाई इट इज बीइंग क्रेडिटेड। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। बस इतना ही आपने लिख दिया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन मान लेगा कि आपने रवि से उधार में माल खरीदा। कितने का माल उधार में खरीदा, 5,000 रुपए का खरीदा ना, तो 5,000 इधर लिख दीजिए और 5,000 इधर लिख दीजिए। अब आते हैं जनवरी 20 की एंट्री में, बॉट मशीनरी फॉर कैश। क्या इसका मशीन का बिजनेस है, जिस तरीके से इसने फर्नीचर खरीदा है उसी तरीके से ये मशीन भी खरीदेगा, जिस तरीके से इसने फर्नीचर खरीदा है उसी तरीके से ये मशीन भी खरीदेगा। और मशीन इज एन एसेट, मशीन क्या है, एक एसेट है। और जनवरी 20 की एंट्री है, मशीन एक एसेट है, और मशीन एक एसेट है तो क्या एंट्री बनेगी जनवरी 20 की, मशीन अकाउंट डेबिट, MACHINE, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदा, मशीन एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इट इज बीइंग डेबिटेड। मशीन एक एसेट है, एसेट आती है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीन आई, मशीन को कर दो डेबिट, और काहे से खरीदा, कैश से खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट, कैश मेरे पास गई, कैश होती है एक एसेट, एसेट को एसेट आती है तो उसको कर दो डेबिट, एसेट अगर जाती है तो उसको कर दो क्रेडिट, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और एसेट कम हो रही है तो उसको कर दो क्रेडिट। ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों बताया दिया है। बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, बीइंग मशीनरी, बीइंग मशीन परचेज्ड, परचेज्ड, being machine purchased, being machine purchased for cash, being machine purchased for cash। और ये मैंने कैश से मशीन खरीद ली, ये मैंने कैश से मशीन खरीद ली। अब क्या है कि अब फिर इसका हम लोग टोटल करेंगे, क्योंकि मेरा पेज फिर खत्म हो गया है, तो मैं टोटल ना करके मैं इधर एक जर्नल एंट्री बना दे रहा हूं,
और लास्ट जर्नल एंट्री जो है वो है जनवरी 27 की। तो जनवरी 27 की, और ये लास्ट एंट्री देख लीजिए क्या लिखा है जनवरी 27 में, पेड रेंट। अरे बाप रे बाप, क्या इन्होंने तो एकदम धाकड़ दे दिया, पेड रेंट। मुझे एक बात बताइए, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो कैश के थ्रू करेंगे ही या चेक के थ्रू करेंगे? आपने रेंट पे किया, रेंट अगर आपने पे किया, रेंट क्या है? रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट एक एक्सपेंस है। जिस तरीके से सैलरी एक एक्सपेंस है उसी तरीके से रेंट एक एक्सपेंस है। किसी प्रेमाइसेस में आप कुछ रन कर रहे हो और अगर आपने वो रेंट पे खरीदा है तो रेंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और नॉमिनल का रूल भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अगर आपने रेंट पे किया है, क्या लिखा है? रेंट पेड टू रवि, रेंट पेड टू हिम, रेंट पेड टू दैट, नहीं, खाली लिखा है पेड रेंट। इसका मतलब हमने रेंट कैश में पे किया है। कैश मेरे पास से गया तो टू कैश अकाउंट, कैश मेरे पास से जा चुका है, कैश मेरे पास से जा चुका है। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न रूल से देखें, मॉडर्न रूल से देखें तो रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। कैश एक एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर एसेट बढ़ रही हो तो डेबिट, एसेट घट रही हो तो क्रेडिट, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। कितने से? 400 रुपए से, 400 रुपए से, 400 रुपए से, ये हो गया। उसके बाद आप आखिरी में ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे और यहां पर लिख देंगे टोटल, और पूरा उठाएंगे और उठा करके टोटल कर देंगे तो आपका टोटल आएगा 1,16,900, 1,16,900। ये आपको पूरा करना होगा और आपका एक क्वेश्चन हो गया है खत्म। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है, और इसी तरीके से जब आप दिमाग लगाएंगे तो आप फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, स्टे ट्यून्ड विद द कॉग्निटिव। थैंक यू।